हेलो गुड इवनिंग। आज बात करेंगे भारत की एयरफोर्स के ऊपर, जहां पर अब मिग 21 के फेज आउट होने के बाद एक संकट आ गया है कि जो गिनती है स्क्वाड्रन की वो बहुत कम रह जाएगी। उसके ऊपर बहुत सालों से चर्चा हो रही है। लास्ट ईयर भी जो एयर मार्शल है उन्होंने कहा था कि जो गिनती है वो इतनी कम हो रही है कि 1965 की बराबरी पर हम पहुंच रहे हैं, जो कि एक खतरनाक बात है। कई एंगल से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत की एक तरफ पेरिटी होने लग गई है, यानी कि इक्वालिटी हो जाएगी एक सेंस में, क्योंकि स्क्वाड्रन की गिनती की बात अगर करें तो भारत में जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन है वो 42 स्क्वाड्रन है और 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। और एक स्क्वाड्रन का मतलब होता है कि लगभग 18 से 20 उसमें फाइटर जेट हो। लेकिन जो भारत है उसकी अभी गिनती 31 है, लेकिन मिग की जो 2 स्क्वाड्रन है उसके निकलने के बाद वो 29 रह जाएगी और पाकिस्तान की 25 है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत की जो पेरिटी है वो पाकिस्तान के साथ हो रही है। उसका कारण ये भी है कि जो पाकिस्तान है उसको हम मान के चलते हैं कि चाइना की एक प्रॉक्सी है, और चाइना की जो इस वक्त कंडीशन है खास करके टेक्नोलॉजी में, फाइटर जेट में, वो काफ़ी आगे निकल गई है, जिसको पाकिस्तान ने ऑपरेशन जब सिंदूर हो रहा था उस वक्त भी कहा, वर्ल्ड मीडिया ने भी कहा, लेकिन उसके बाद पता लगा कि वो उसमें उतनी सच्चाई नहीं थी। लेकिन फिर भी किसी न किसी एंगल में चीन जो है हमसे आ गया, और उसका अब सबूत ये है कि जो चीन है उसके पास इस वक्त 60 स्क्वाड्रन है, तो भारत के पास 29 रह जाएंगी, उसके पास 60 है। और 18 से 20 अगर माने तो, अगर 20 मान ले तो चीन के पास इस वक्त 1200 फाइटर जेट होंगे, और अगर 18 जैसे कि भारत में है तो भारत के पास लगभग 500 सवा 500 के आसपास पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान के पास 550 450 पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो भारत की स्थिति है चीन के मुकाबले तो काफ़ी कमज़ोर दिखती है, पाकिस्तान की बराबरी पर आ जाती है। लेकिन इसके संकट से निकलेंगे कैसे? देखिए, मिग 21 जो है भारत का बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइटर जेट रहा है, शुरुआत से ही 1963 में वो इंडक्ट होता है। उसके बाद जो 65 का वॉर होता है, 71 का वॉर होता है, कारगिल का जो सारा हमला होता है, जहां पर एक तरीके से आज ही कारगिल विजय दिवस भी मनाया जा रहा है, 26 जुलाई को है, 25 है, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर में मनाया भी जा रहा है। तो जिस पर विजय पाने के लिए जो मिग 21 है उसने हमेशा सहयोग किया है, और आज तक लगभग भारत में 850 के आसपास मिग 21 यूज़ हो चुके हैं। तो भारतीय जो वायुसेना रही है उसमें मिग 21 का बहुत बड़ा रोल रहा है। इतना ही नहीं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है 2019 में, और जब पाकिस्तान का F-16 मार गिराया जाता है अभिनंदन विंग कमांडर के द्वारा, तो वो भी मिग 21 में ही थे। अनफॉर्चुनेटली मिग 21 उस वक्त क्रैश हो जाता है और वो वहाँ पर कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिनको बाद में रिलीज़ कर दिया जाता है। इन्हीं कारणों से कई बार, क्योंकि उससे हादसे भी बहुत हुए मिग 21 से, उसको कई बार कहा जाता है कि फ्लाइंग कॉफिन है, उड़ता हुआ ताबूत है। लेकिन जो उसकी वायुसेना में, भारतीय एयरफोर्स में जो एक सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी रही है वो बहुत बड़ी रही है। तो ये तो मिग 21 की बात थी। हमने बात की कि कैसे भारत अब कमज़ोर हो जाएगा स्क्वाड्रन, उसके लिए क्या किया जाए और क्या किया जाना चाहिए था, जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। तो उन मुद्दों को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मिग 21 तो अब इतिहास हो गया है। इतिहास में हमने विजय पाई है, हमने बहुत कुछ किया है, उससे भविष्य नहीं चलेगा। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि भारत की जो एयरफोर्स थी सुपीरियर थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी अटैक हो रहा था, ड्रोन आ रहे थे, तो न्यू वारफेयर हो रहा है। वहाँ पर कब दोनों तरफ से बॉर्डर पर लड़ाई हो सके, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे हाथ में नहीं है उस तरीके से, पाकिस्तान भी हॉस्टाइल है, चीन भी हॉस्टाइल है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। हम पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करके पाकिस्तान को हरा कर उसके एयरफोर्स एयरबेस को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को सिक्योर नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा दुश्मन चीन भी है, जिसकी हमने बात की उसके पहले ही 60 स्क्वाड्रन है। तो यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, ये एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हम बहुत बुरी सिचुएशन में हैं, 1965 के लेवल पर आ जाएंगे। तो ये सारी बातें हमने कर ली है। तो इस पर करने के लिए पहले से ही गवर्नमेंट कर रही थी, यूपीए के टाइम पर भी हुआ, और जो ये गवर्नमेंट रही बीजेपी की पहली 2 टर्म, जो एक तरीके से एनडीए तो थी लेकिन फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट थी, अब प्रॉपर एक तरीके से एनडीए कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर इशू क्या आया, राफेल का। अब ये एंगल ऑपोजिशन ने तब भी उठाया और अब फिर ये उठेगा, क्योंकि जो यूपीए कर रही थी, हम यहाँ पर किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे, किसी को करप्ट नहीं कह रहे, कि जो यूपीए कर रही थी, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का उनका जो नज़रिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें 126
जो फाइटर जेट है वो चाहिए। हाँ, गलती वहाँ पर ये है कि वो इतना लंबा खींच गया कि एक बार एक इमरजेंट सिचुएशन आ गई जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम 36 में काम चला लेंगे। लेकिन अगर हम अब स्क्वाड्रन के हिसाब से देखें तो 125 आते तो हम कितनी स्क्वाड्रन बना सकते थे? हम 6 स्क्वाड्रन बना सकते थे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 42 है। अगर हम 125 की 20-20 भी करते, 18 करते तो 7 बना लेते। लेकिन 36 आने से क्या हुआ, हम केवल 2 स्क्वाड्रन बना पाए। तो यहाँ पर हमारी स्क्वाड्रन में कमी आ गई, जो हमारे रफ़ेल आए उनकी गिनती में कमी आई। उसके अलावा और भी बहुत सारी एलिगेशन लगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की क्यों नहीं बात की गई, कोड क्यों नहीं लिया गया। और वही कोड का इशू ऑपरेशन सिंदूर में भी आया कि उससे हम अपनी उन मिसाइलों को यूज़ नहीं कर पा रहे थे जो हमारी खुद की बनाई हुई है, बल्कि हमें वही करनी पड़ रही थी जो फ्रांस से लग कर आई थी। तो ये इशू बहुत गरमाया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें हैं, लेकिन बातें सिर्फ ये नहीं है कि टेक्निकल उसमें क्या करप्शन हुई, कैसे कम आए। बात ये है कि लिटरली कम है हमारे पास, तो उससे लड़ने के लिए क्या है। तो बहुत साल पहले एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कहा गया कि कावेरी इंजन जो है भारत में बनाया जाएगा। कावेरी इंजन भारत ने फाइटर जेट के लिए बनाया, कोशिश की कि वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। भारत चाहता था कि जो उसने तेजस बनाया है, तेजस में कावेरी इंजन फिट करे और उसके बाद भारत एक तरीके से स्वतंत्र हो जाए खुद के फाइटर जेट बनाने में। लेकिन किन्हीं कारणों से वो इंजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फाइटर जो तेजस है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसमें अभी भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ है, जो LCA मार्क 1 कहा जाता है। जो MK1A है उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगना है, जो भारत ने 80 से 85 के आसपास बनाने हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को जो उनका इंजन है F404 करके, वो भारत को नहीं दिया। और अब जाकर मार्च में इस साल एक डील हुई है कि वो देंगे, तो वो प्रोग्राम भी लेट चला गया। तो भारत ने रफ़ेल जो 125 लेने थे, या कोई भी लेना था, वहाँ पर 125 की रिक्वायरमेंट थी, वो केवल 36 लिए। जो लाइट कॉम्बैट मैक 1A बनना था, जो 83 बनने थे और जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगना था, वो भी नहीं बन पाया। उसके लिए भी इंजन अब आना शुरू होगा। तो भारत जो इंडिजिनसली काम करना था उसमें भी लेट हो गया, बाहर से खरीदने में भी लेट हो गया। और उसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक से भारत को एक और इंजन चाहिए, उसका वो थोड़ा हैवी है, उसका नाम उन्होंने F41 कर रखा है, 414 कर रखा है। और वो भारत को चाहिए जो भारत का तेजस MK2 होगा, यानी कि जो उससे एक अगली जनरेशन का होगा, लगभग 4.5 जनरेशन के पास पहुंच जाएगा वो। तो वो भी भारत को बनाना है, उसके लिए भी अभी इंजन आना है। तो देखिए, भारत की जो खुद की इंडिजिनस कैपेसिटी चल रही है वो बहुत पीछे चल रही है। इसको मानना ही पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद बात करें तो भारत ने लास्ट ईयर कहा कि हम एडवांस्ड मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जिसको AMCA कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि भारत का वो 5th जनरेशन होगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 5th जनरेशन नहीं होगा, सिर्फ कहा जा रहा है, वो जब बनेगा तब देखा जाएगा। देखिए, उसमें भी जो इंजन लगना है शुरुआती समय में, जिसके लिए पूरे प्रोजेक्ट के लिए 15 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, उसमें भी जो प्रोटोटाइप बनेगा 2028-29 के आसपास, उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन ही लगाया जाएगा। तो इंजन के लिए भारत अभी डिपेंडेंट है। उसके बाद धीरे धीरे भारत इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे जाएगा। और फिर कहीं जाकर कहा जा रहा है कि 2034 के आसपास जो AMCA है वो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो पाएगा, यानी कि स्क्वाड्रन बन पाएगी। तो आज 2025 है, 2034 में तो अटकलें लगाई जा रही हैं। और जिस तरीके से ये काम चलते हैं उसमें 2-4 साल ऊपर नीचे हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, हम दशकों पीछे चल रहे हैं। चीन से तो हम आज ही पीछे हैं, पाकिस्तान की बराबरी पर पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान के पीछे चीन है। हमारे दोस्त थोड़े से कम है, क्योंकि हमें अपनी इंडिजिनस भी चाहिए होती है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो सारे इशू भी आ रहे हैं, और जो एडवांस्ड जो AMCA बनना है वो भी डिले हो रहा है। तो अब बात आती है कि भारत के पास क्या ऑप्शन है। भारत के पास फिर से वही ऑप्शन है कि भारत को बाहर से इमरजेंसी में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने ही पड़ेंगे, जिसके लिए कई बार अटकलें चलती हैं कि वो सुखोई 57 लिया जाए या अमेरिका का F-35 लिया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि F-35 बिल्कुल बेकार है, अमेरिका उसको अब निकालना चाह रहा है। एक्चुअली है क्या, कंपनी है, गाड़ियों की तरह है। उनके लिए हमारे देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भारत अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वो हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम खरीद रहे हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए काबिल है कि नहीं।
तो अमेरिका को तो वो बेचना है, हमें खरीदना है, सुरक्षा हमारी है, सोवरेनिटी हमारी है। और वहीं पर जो रशिया है वो सुकोई 57 के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को वो निर्माण की परमिशन भी देगा भारत में। तो यहाँ पर भारत के पास दोनों ऑप्शन है, क्या करना है। इंग्लैंड का जो F-37 आया था वो तो यहीं खड़ा रहा कई दिन, तो वो पहले ही एक तरीके से कह सकते हैं लीक से बाहर है, या ये भी हो सकता है कि वो इसलिए यहाँ पर खड़ा था कि उसकी अच्छे से जांच कर ली जाए। देखिए होता कुछ है, करना कुछ होता है, दिखता कुछ है। तो यूके का जो यहाँ पर 5th जनरेशन खड़ा था उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो हम नहीं कह सकते कि उसमें क्या सच्चाई थी। लेकिन बात यह है कि भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। 5th जनरेशन का मतलब होता है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ का मतलब कि जो रडार है, जो हाईटेक रडार है, उसमें वो जल्दी से काबू में नहीं आता, मतलब दिखता नहीं है, ट्रैक नहीं होता। ट्रैक नहीं होगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो हमला करने के लिए दुश्मन की टेरिटरी में अंदर तक जा सकता है। और अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, यूके के पास है, और चीन के पास तो दो हैं। चीन के पास J-20 है जो कि उसका 5th जनरेशन है, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट है। J-35 भी है उसके पास। इवन कहा जा रहा है कि J-36 बनाने वाला है वो, जो कि 6th जनरेशन होगा। और जैसे ही वो 6th जनरेशन बनाएगा, और ऐसा मानना है कि बिल्कुल पाकिस्तान को तुरंत के तुरंत J-20 दे दिया जाएगा जो कि 5th जनरेशन है। और आप जानते हैं कि जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर उसका J-10 यूज़ हो रहा था, जो कि चेंदगू एक कंपनी है उनकी, वो बनाती है, जिसके शेयर बिल्कुल पीक पर चले गए थे। शुरू में अटकलें लगाई गई कि भारत का राफेल गिर गया है, भारत के कई और गिरे हैं। देखिए बाद में कई जगह से सरकारी तौर पर भी, मिलिट्री के तौर पर से भी ये कहा गया कि जो फाइटर जेट है उनका नुकसान होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई नुकसान तो हुआ है, राफेल का हुआ है, मिराज का हुआ है, सुखोई का हुआ है, ये कोई नहीं जानता। तो ये बात कभी बाहर भी नहीं आएगी। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है जो चीन से आती, जिससे हमें मुकाबला करना है। और ट्रंप ने तो कहा जा रहा है सिल्वर जुबली कर ली इस बात की कि भाई भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया है और ये न्यूक्लियर वार करने जा रहे थे। तो हमें दोनों तरफ से चलना होता है कि एक तरफ देशभक्ति भी है, एक तरफ क्रिटिकल एनालिसिस भी है कि वाकई कंडीशन है क्या है और कहाँ गलतियाँ हुई, उन चूक को सुधारना है। जो कि आर्मी चीफ ने उस वक्त कहा कि लॉस होता है। एयरफोर्स के जो आए थे चीफ, उन्होंने कहा कि लॉस तो होता है लेकिन हमें गलतियों से सीखना है। तो उसकी आलोचना भी हुई कि ऐसी बात क्यों कह रहे हो, लेकिन वो अपनी जगह सही थे, जो गलतियाँ हुई उसको सुधारना भी है। तो कुल मिला के बात फिर से वहीं पहुंचती है कि भारत अभी भी दूसरी टेक्नोलॉजी पर, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। हमारे खुद की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी डिले हो गई है। हम उसमें भी जो इंजन है वो फॉरेन इंजन है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका देगा तो वो बनेगा तो चलेगा, हम बॉडी बनाकर क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर ये अगर देखें तो AMCA का ये एक ढांचा हमने बना लिया कि होगा ऐसा, लेकिन चलेगा जब जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन आएगा। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मैक जो 2 है वो चलेगा तब जब जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन आएगा। MK-1A चलेगा तब जब जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन आएगा। तो हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। लेकिन अब एक और खबर आई है आज ही कि भारत ने 30,000 करोड़ रुपए के आसपास दिए हैं कि जो कावेरी इंजन था उसमें से डेरिवेटिव इंजन एक बनाया गया है जो कि ड्रोन के लिए काम आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि फाइटर जेट की उपयोगिता तो बनी रहेगी क्योंकि फाइटर जेट बहुत महंगे हैं, लेकिन उनका लॉस अब देशों के लिए सहना आसान नहीं है। तो उसकी जगह पर क्यों नहीं अनमैन्ड एयर व्हीकल, या जिनको ड्रोन कहा जाता है आम भाषा में, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये भी देखने को मिला कि उनकी भी बड़ी भारी तादाद में यूज़ हो रही है। वहीं पर यूक्रेन ने बहुत अच्छे तरीके से जो ड्रोन है उसको यूज़ किया। हमने पीछे ही देखा कैसे रशिया के जो बॉम्बर थे, सारे जो ड्रोन थे, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर बॉम्बर पे निशाना बनाया और उनको नुकसान पहुँचाया। तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि अगर बॉम्बर 100 रुपये का था तो ड्रोन 1 रुपये का था या 2 रुपये का था, और उसने कितना नुकसान पहुँचाया। तो ड्रोन सस्ता है तो भारत उस पर भी रिसर्च कर रहा है, उसको भी डेवलप कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर पूरी एयर सुपीरियरिटी की बात करें तो फाइटर जेट अभी भी चाहिए होंगे। 5th जनरेशन भारत कब बना पाएगा, कब लेगा, 6th जनरेशन चीन बना लेगा, हमारी सिचुएशन प्रीकेरियस होती जाएगी। तो बड़ी ही गंभीर सिचुएशन है MiG-21 के बाहर जाने के लिए, क्योंकि नाम के लिए तो 2 स्क्वाड्रन हमारे पास थी, और अगर 2019 तक बालाकोट एयर स्ट्राइक तक काम आ रही थी, हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर में भी काम आई हो, क्योंकि उसकी डिटेल आउट नहीं की गई है तो हम बता नहीं सकते। तो MiG-21 इम्पॉर्टेंट था।
और हमेशा रहा, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? क्या भारत वाकई ही अपनी प्लानिंग में डिले हो गया? क्या तब राफेल 36 की बजाय 125 पर ही डील पर कायम रहना चाहिए था? क्या वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात तभी कर लेनी चाहिए थी? और तमाम जो एलिगेशन लगे थे, क्या वो सही थे, क्या गलत थे? और जो भारत का खुद की डेवलपमेंट है, उसके लिए भारत को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, इस पर अपने विचार, अपने कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।